Good evening, everyone. Welcome to my class. Today we'll start a new topic of recombination and genetic maps. So let's start the class without any delay. So today we're going to talk about recombination and genetic maps. So first of all, what is recombination? So previously we have already learned that about crossing over, right? We have learned about linked genes and crossing over. So what happens in crossing over? There is a combination of characteristics between the homologous chromosomes, right? In crossing over, we saw that genetic material got exchanged between the two homologous chromosomes. So here we'll talk about recombination. Okay, so when this genetic material was exchanged between two chromosomes, then what happened? New combination of characters were formed. Okay, so एक organism में क्या हुआ था कि जब दो क्रोमोसोम्स के बीच जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ था तो नए नए कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स फॉर्म हुए थे, तो उसी नए कॉम्बिनेशन को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंस. ओके, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हुआ था तो इसलिए प्रोडक्ट्स को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंस. तो यहाँ पे क्या हुआ? इन द रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस व्हाट हैपेंड? द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर ब्रोकन एंड दे आर रिकॉम्बाइंड. जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है आपको कि इसको वो पहले तोड़ते हैं, टूट जाता है वो सेगमेंट ऑफ डीएनए और फिर इसको जुड़ा जाता है, रिकॉम्बाइन होते हैं, एंड इन द प्रोसेस दे फॉर्म न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स. ठीक है, आप पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं कि तो एक पैटर्नल क्रोमोसोम है और मैटरनल क्रोमोसोम है, तो उनके बीच जब एक्सचेंज होता है इन दिस पॉइंट, यू कैन सी व्हेन देयर इज एन एक्सचेंज इन दिस पॉइंट, देन व्हाट हैपन? दे फॉर्म रिकॉम्बिनेंस. ठीक है, so what are the type of recombination? So there are three types. One is homologous recombination, one is non-homologous recombination, and one is site-specific recombination. So what happens here is when the exchange occurs between two homologous chromosomes. See in the first diagram out here, in homologous chromosome, in homologous recombination, when there is an exchange of genetic material between two homologous chromosomes. यहाँ पे देखिए दो homologous chromosome के बीच में हुआ है, तो ये इसको कहते हैं homologous recombination. देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे में ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी. तो जो साइड के हैं कैपिटल बी और स्मॉल बी, ये रिकॉम्बाइंड नहीं है. ठीक है, लेकिन जब बीच में देख रहे हैं आप कैपिटल ए और स्मॉल ए और कैपिटल बी, इसमें क्या रिकॉम्बिनेशन हुआ है, एक्सचेंज हुआ है, तो ये रिकॉम्बाइंड क्रोमोसोम्स है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये ध्यान में रखा जाता है कि उनमें जो जीन्स है वो जीन्स जो है वो सेम हो, नंबर ऑफ जीन्स सेम हो और उनमें साइज भी सेम हो, इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है. बट इन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम व्हाट हैपेंस? हियर एक्सचेंज होता है. ठीक है, दो ब्रोकन डीएनए की जो एंड से वो उसको ब्रेक डाउन होता है और वो रिजॉइन भी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? सीक्वेंस होमोलॉजी को ध्यान में नहीं रखा जाता है. दैट मीन्स सिमिलर इन साइज एंड नंबर ऑफ जीन्स दे आर इन द सेम क्रोमोसोम और नॉट, दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड. वो उसको कंसिडर नहीं किया जाता है. ओके, यहाँ पे आप सेकेंड डायग्राम में देख सकते हैं नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग. तो इसमें क्या है देखिए आप, यहाँ पे जो डीएनए स्ट्रैंड है वो ब्रेक डाउन हो रहा है एंड देन फिर वहाँ पे क्या हो रहा है? लाइगेज क्या है बेसिकली? यहाँ पे क्या लाइगेशन, दैट मीन्स जॉइनिंग हो रहा है. ओके, रिपेयर हो रहा है ये. लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे KU, XRCC सब क्या है? सब प्रोटीन्स है. ओके, DNA PKC है DNA प्रोटीन काइनेज, XLF RTBC ये सब प्रोटीन्स है. ओके, और लाइगेशन हो रहा है, लाइगेज एंजाइम यूज़ हो रहा है. तो यहाँ पे ये ध्यान में नहीं रखा जाता है कि सेम नंबर ऑफ जीन्स है कि नहीं और जो क्रोमोसोम है वो सिमिलर इन साइज है कि नहीं, होमोलॉजी ध्यान में नहीं रखा जाता है. थर्ड है आपका साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन. यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो ग्रीन कलर का है ये है आपका क्रोमोसोम. ओके, डीएनए क्रोमोसोम, और ये जो रेड कलर है ये है हमारा जीन ऑफ टारगेट जीन है, या फिर आप कह सकते हैं कि हमारा जीन इंटरेस्ट है जो हम इंसर्ट करना चाहते हैं हमारे क्रोमोसोम में. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं XY, ये ब्रेक डाउन होता है. ब्रेक होने के बाद ये जो A भी है आप देख सकते हैं ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है. इसको देखिए आप X और Y के बीच में इंसर्ट किया जा रहा है. एक स्पेसिफिक साइट होता है जहाँ पे ये होता है. तो ये A भी इंसर्ट हो गया, तो अभी ये क्या फॉर्म हो गया? ये रिकॉम्बाइन हो गया है. ओके, तो यहाँ पे साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन होता है. ओके, यहाँ पे एक पर्टिकुलर साइट होता है जहाँ पे विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ये क्या करते हैं? ये पर्टिकुलर साइट पे ये डीएनए को तोड़ते हैं. ओके, दे कट इट. ओके, एक्सरसाइज करते हैं एंड देन जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, टारगेट जीन होता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट उसे इंसर्ट किया जाता है एंड देन इट इज़ जॉइंड. ओके, जॉइन करके हमारा ये
रिकॉम्बिनेंट, इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी बोला जाता है। और दिस में लीड टू, इसकी वजह से इंसर्शन हो सकता है, डिलीशन हो सकता है, या फिर डीएनए रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। सो दीज आर द टाइप ऑफ रिकॉम्बिनेशन। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट जेनेटिक लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। हमारे प्रीवियस क्लास में, इन माई प्रीवियस क्लास, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था द फॉर्मूला ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे थोड़ा उसको हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं अलॉन्ग विथ न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि रिकॉम्बिनेशन जो होता है उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है, हम उससे पता लगा सकते हैं कि एक क्रोमोसोम में कितना डिस्टेंस में है जीन्स, कुछ जो जीन्स के डिस्टेंस है वो कितना है एक दूसरे के बिटवीन में, बीच में क्रोमोसोम के अंदर। और हम ये भी जानते हैं कि जितना क्लोज जीन्स होगा उतना कम रिकॉम्बिनेशन इवेंट होने के चांसेस रहेंगे। और ठीक है, और जितना वो और उतना ही वो टाइटली लिंक्ड होंगे, और जितना वो दूर दूर रहेंगे जीन्स उतना ही उनमें रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और वो जीन्स भी लाइटली लिंक्ड होंगे, ओके, टाइटली नहीं होंगे, मतलब हल्का से वो लोग लिंक्ड होंगे, ओके, नॉट टाइटली लिंक्ड। और ये जो फॉर्मूला है हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स इन बाई टोटल ऑफस्प्रिंग इंटू 100%। ये हम लोग आज के क्लास में हम इसको न्यूमेरिकल्स में भी अप्लाई करके देखेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। सो अच्छा, तो हमने पढ़ा है कि जितना दूर होंगे जीन्स उतना रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो मतलब जीन्स उतना ही दूर में जितना दूर लोकेट होंगे उतना उनका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा रिकॉम्बिनेशन का। तो वो कितना होंगे आसपास 50% के। सिमिलरली अगर वो एक ही क्रोमोसोम में दूर दूर है या फिर डिफरेंट क्रोमोसोम में है तो 50% फ्रीक्वेंसी होने के चांसेस है। लेकिन अगर वो दो जीन्स पास में हुए एक क्रोमोसोम में तो उसका रिकॉम्बिनेशन चांसेस कम होंगे। इट विल बी अप्रॉक्स 0%। ये 0% के आसपास ही होगा, ठीक है, वो बहुत छोटा होगा उसका रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। नाउ विल टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंस। क्या इंपॉर्टेंस है? तो ये ज़रूरी है फॉर होमोलोगस पेयरिंग। ओके, जो म्यूसिस में हमने देखा था ये ज़रूरी है फॉर होमोलोगस पेयरिंग। और जब ये होता है तो क्या होगा, न्यू सेट ऑफ जीन सीक्वेंसेस फॉर्म होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट, क्योंकि न्यू सेट ऑफ जीन सीक्वेंसेस फॉर्म होंगे तो क्या होगा, डाइवर्सिटी एनहांस होगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी एनहांस होगा, और ऑर्गेनिज्म उतना ही खुद को एडप्ट कर पाएंगे टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। और क्योंकि जब हम ये रिकॉम्बिनेशन होता है, हमने देखा है साइट स्पेसिफिक में, तो क्या होता है, अगर म्यूटेशन होता भी है, म्यूटेशन मतलब सडन चेंज, अगर कोई चेंजेस होता भी है तो वो एक पर्टिकुलर साइट में होता है, एंटायर क्रोमोसोम में नहीं होता है। जो चेंजेस होगा वो पर्टिकुलरली एक छोटी सी जगह में होगी, एक छोटा सा साइट में होगा, और ना कि होल क्रोमोसोम में। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन। अब हम बात करेंगे जेनेटिक मैप्स के बारे में। जेनेटिक मैप्स हमने पहले देखा हुआ था, आज हम लोग अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल्स में। तो बेसिकली क्यों होता है, टू डिटरमाइन द, हम देखना चाहते हैं कि कितना डिस्टेंस में है और क्या ऑर्डर है। तो एक क्रोमोसोम में वो एक लीनियर ऑर्डर में होता है, ठीक है। और दूसरा बात क्या है, जेनेटिक मैप हम लोग इसलिए भी हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम डिस्टेंस मेजर कर सके बिटवीन द लिंक जीन्स, और देख सके कि क्रॉसओवर हो सकता है या नहीं हो सकता है, होता है कि नहीं होता है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो होता है उसके यूनिट्स क्या होते हैं। तो उसके यूनिट्स होते हैं मैप यूनिट्स, MU, या फिर इसको सेंटीमॉर्गन्स के हिसाब से भी हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये सेंटीमॉर्गन्स का नेम कहाँ से आया है, फ्रॉम द जेनेटिसिस्ट थॉमस हंट मॉर्गन। ओके, अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस क्या है जेनेटिक मैप्स का। सो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस, क्योंकि हमने ऑलरेडी जेनेटिक मैप्स के बारे में पढ़ा है, तो ये क्या है, ये हम लोग को हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन। एक जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है एक स्पीशीज़ में और कितना कॉम्प्लेक्स है वो हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। ऑल्सो टू नो अबाउट द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ओके, थर्ड, जब एक कपल एक चिल्ड्रन को प्रोड्यूस करते हैं तो उस चिल्ड्रन में जो डिजीज़ कितना आपका मतलब क्या लाइक्लीहुड है, मतलब प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो डिजीज़ इनहेरिट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और अगर डिजीज़ होता है ह्यूमंस में तो वो डायग्नोस करने में भी हमें हेल्प कर सकता है, क्योंकि हम जीन को देख के पता चल जाता है कि कौन सा जीन एब्सेंट है, कौन सा जीन प्रेजेंट है, कितना दूर में जीन्स है, कितना पास में जीन्स है, तो वो देख के भी हम डायग्नोस कर सकते हैं ह्यूमन डिजीज़ को, ठीक है। और क्योंकि हमने पहले भी एक लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ये हम लोग को ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में भी हेल्प कर सकते हैं। जब हम लोग को कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रेन्स हमें मिलता है
जब नया कोई डेवलप होता है नया स्ट्रेन, हम उसका यूज़ कर सकते हैं फॉर ब्रीडिंग प्रोग्राम्स. सो these are all the importance of genetic mapping. Now we will solve some questions, some numericals. Okay, we will see the application of recombination frequency and genetic maps. So let's move on to our next slide. So our first question is, the recombination frequency between A and B is 9%, between A and C is 17%, between B and C is 26%. So what is the sequence of genes on the chromosome? तो ये एक वेरी ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं एग्जाम में. तो देखिए ये इसका एक ट्रिक है. ओके, तो जब आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, सबसे पहले आप देखिए कि इसमें सबसे बड़ा जो है, मतलब जो हाईएस्ट जो पर्सन वो क्या है यहाँ पे देखिए, बिटवीन बी एंड सी, मतलब बी एंड सी के बीच में आपका 26% है. ओके, और आप देख सकते हैं कि ए और बी के बीच कितना है, 9%. ओके, तो मतलब ए और बी के बीच 9 है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ए और सी के बीच में 17 है, मतलब ए बीच में होगा. ए आपका कितना है, 17, और ए और 9 बी के बीच कितना है, 9, और बी और सी के बीच टोटल में कितना है, 26. आप देख सकते हैं यहाँ पे 17 + 9 = 26. तो ये आपको क्या मिला, आपको ये ऑर्डर क्या मिला है आपको, बी ए सी. ठीक है, तो आंसर यहाँ पे कौन सा राइट होगा, बी ए सी. अंडरस्टूड, समझ में आया ना आपको ये वाला, वेरी इजी है. सबसे पहले आप देखिएगा कौन सा हाईएस्ट पर्सन क्या है, और आप देखिएगा जो लोएस्ट है वो उनमें आप देखिएगा एडिशन होने से कितना होता है, वो टोटल में आता है कि नहीं, जो हाईएस्ट में. अगर देखिए आप यहाँ पे बी + ए, आप ऐसे कर सके भी देख सकते हैं, बी + ए एंड ए + सी कितना आता है आपका. ओके, तो आप देख सकते हैं बी + सी यहाँ पे कितना है, टोटल 26 है आपका, सॉरी, और ए + सी कितना है, 17. ओके, और बी + ए 9. तो आपका देख सकते हैं यहाँ पे ये और ये आपको मिला के ये मिलता है. तो देयरफॉर ये आपका लीनियर ऑर्डर फॉर्म हुआ, बी ए सी. ओके, अभी हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. आप खुद भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. ये एक और क्वेश्चन है. इन अ स्पीशीज ऑफ फ्लाई स्मूथ विंग्स. ओके, स्मूथ विंग्स, देखिए स्मूथ विंग्स यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू है. ओके, कैपिटल डब्ल्यू का मतलब क्या है, वो कि वो डोमिनेंट है वो. ओके, डोमिनेंट है वो. फिर इस ओके यहाँ पे लिख दिया ऑलरेडी, अ डोमिनेंट टू रिंकल्ड विंग्स स्मॉल डब्ल्यू. तो स्मॉल डब्ल्यू क्या है, रिसेसिव है वो. ठीक है, वो छोटा है, रिसेसिव है वो. डोमिनेंट जो होता है वो होता है जो रिसेसिव को मार्क्स कर देता है, जो दूसरे कैरेक्टर्स को मार्क्स कर देता है, वो डोमिनेंट होता है, जो खुद को एक्सप्रेस करता है. और रिसेसिव वो है जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. ओके, तो ये स्मॉल डब्ल्यू आपका रिंकल्ड विंग्स में है, वो रिसेसिव है. और दूसरा देखिए रेड बॉडीज़. ओके, कैपिटल आर, ये भी डोमिनेंट है आपका, रेड बॉडीज़. और ये आपका है इज डोमिनेंट टू येलो बॉडी, मतलब आपका स्मॉल आर, ये आपका रिसेसिव हो गया. ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि कैपिटल डी, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल आर, स्मॉल आर, एंड स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल आर के बीच में क्रॉस होता है. तो ऑफस्प्रिंग क्या फॉर्म होगा, तो आप देख सकते हैं स्मूथ एंड रेड. ओके, पहला देखिए स्मूथ एंड रेड, आपको यहाँ पे निकालना है फ्रीक्वेंसी क्या है. तो स्मूथ और रेड, स्मूथ मतलब क्या है, कैपिटल डब्ल्यू, और रेड मतलब क्या है, कैपिटल आर. ओके, स्मूथ यहाँ पे फिर से स्मूथ मतलब कैपिटल डब्ल्यू, और येलो मतलब स्मॉल आर, रिंकल मतलब स्मॉल डब्ल्यू, और रेड मतलब कैपिटल आर. ओके, और रिंकल मतलब फिर से स्मॉल डब्ल्यू, और आपका येलो मतलब स्मॉल आर. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैपिटल ये क्या है, यहाँ पे कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, सेम है. लेकिन ये देखिए कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल आर, इसमें हुआ है रिकॉम्बिनेशन. ओके, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल आर में हुआ है रिकॉम्बिनेशन, और स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल आर में नो रिकॉम्बिनेशन. क्योंकि देखिए दोनों डोमिनेंट है यहाँ पे, दोनों रिसेसिव है यहाँ पे. लेकिन अगर आप ये दो देखेंगे तो इसमें रिकॉम्बिनेशन है, अलग अलग है. यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है जेनेटिक मटेरियल, एलील्स जो यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है. क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो क्या है, देखिए कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल आर, और इसमें क्या है स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल आर. मैं आपको अगले क्लास में, मेरे अगले क्लासेस में आपको बताऊँगी कैसे प्रोसेस करना होता है. ठीक है,
ये है आपका फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट प्रोजेनी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, ये ज़रूरत नहीं है इस सम में, ये मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया है। ओके, तो अब हम बात करेंगे, ये मैं मिटा देती हूँ ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे अबाउट द न्यूमेरिकल। चल न्यूमेरिकल में हम लोग ध्यान देते हैं। सो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? द फॉर्मूला इज नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंस बाय टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे क्रोमोसोम्स है ना, टोटल जो है यहाँ पे जितने हमारे कॉम्बिनेशंस हैं टोटल इनटू 100%। तो अगर आप प्लस करेंगे, चलिए हम लोग ऐड करते हैं इसको, तो ऐड करने पे हम लोग को क्या मिलेगा? आप भी ऐड कर सकते हैं अगर आप सॉल्व कर रहे हैं मेरे साथ। तो 778 प्लस 162 प्लस 158 प्लस 785, ये है टोटल। कितना आता है हमारे? 1883। और हमारे रिकॉम्बिनेंट्स कितने यहाँ पे? 2। तो रिकॉम्बिनेंट का प्लस से कितना आएगा? 162 प्लस 158 कितना है हमारा? 320। ओके, इंटू 100%। तो अगर आप करके देखेंगे ये, ओके, 320 डिवाइडेड बाय 1883 इंटू 100 कितना आएगा हमारा? 16.99। आप इसको पकड़ सकते हैं एज 17%। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? व्हाट इज द परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी फॉर दिस क्रॉस? 17%। ये है आपका आंसर। आप ऐसे और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट हुआ तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं एक डाउट सेशन क्लास लूँगी और वहाँ पे मैं आपको ये क्लियर कर दूँगी। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? तो अभी हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में। ये है लास्ट हमारा क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जीन्स A, B, C एंड D आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। ओके, तो एक क्रोमोसोम में आपका जीन्स A, B और C, D एक ही साथ लोकेटेड है, और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। तो अभी ऑर्डर क्या होगा? ओके, लेट्स सी द ऑर्डर। तो यहाँ पे देखिए आप C और D, फिर से पहले वाला रूल फॉलो करेंगे। C और D क्या है? 48%, मतलब सबसे ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इसमें ज़्यादा है। ओके, तो C और D 48%। अच्छा, तो C और D हम लोग इसको लिखते हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि C और B। ओके, C और B कितना है आपका? हमारा 15, और आपका A और D 23, A C 25। अब एक चीज़ देख सकते हैं, 25 और 23 हमारा 48 हो जाता है ना? तो A C और D, मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि C और A के बीच में आपका, देखिए C और D के बीच कितना है? C और D के बीच में 48%, सबसे ज़्यादा दूर यही है। ओके, C और A के बीच कितना है? 25%। ओके, और A और D के बीच कितना है? 23%। तो C और, अगर आप देख सकते हैं 25 प्लस 23 कितना आएगा आपका? 48 आ गया। C और D हो गया। अब हमें प्लेस करना है B को। आप देख सकते हैं कि A और B कितना है? 10%, और B और C कितना है? 15%। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? A C और B के बीच कितना है? 15%। तो C और B के बीच में है आपका 15%, और B और A के बीच कितना है? 10%। ओके, तो हो गया 25%। मतलब हमारा क्या फॉर्म हुआ? CBAD। ओके, तो आप देख सकते हैं C प्लस B 15, 15 प्लस B और A 10, 15 प्लस 10 25, और 25 प्लस 23 कितना हुआ? 48। मतलब हमारा क्या हो गया? 48%। ये हो गया हमारा CBAD। ओके, मतलब हमारा राइट आंसर है B पॉइंट। तो हमें मिल गया है हमारा B पॉइंट। तो हमारा आंसर यहाँ पे कौन सा होगा? B पॉइंट। ओके, CBAD। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स आज हमने सॉल्व किया है। आप भी सॉल्व करके देखिए। अगर आपके पास क्वेश्चंस और हैं, प्रीवियस ईयर के हैं, या कोई मॉक टेस्ट है, आप देखिए। अगर आपको कोई डाउट हुआ तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी और वीडियोस देखने को मिलेंगे,
और ऐसे ही मैं और टॉपिक्स कवर अप करूँगी। और आफ्टर दिस क्लास मैं एक डाउट सेशन क्लास भी लूँगी। अगर आपके कुछ भी डाउट्स है आप लोग कमेंट कीजिए और लिंक में सब्सक्राइब कीजिए और बताइए आपको कैसा लगा क्लास। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। जीन होता क्या है, एलील्स क्या है। हम लोग तब से बात कर रहे हैं अबाउट जीन एलील्स। तो बेसिकली ये होता क्या है जीन्स और एलील्स, ये हम लोग डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, सो आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। हैव अ ग्रेट डे। पढ़िए अच्छे से और कोई डाउट हुआ तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।